Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you're doing good. Well, sorry for not having class yesterday. I told you can 11:30 पे maybe मैंने लिखा था कि maybe I'll do a class at 11:30. पर खैर आज उसे चला कवर कर लेते हैं. तो मेरा सेवन क्वेश्चन रह गया था. बेसिकली मैंने जो ऊपर पढ़ा खिलाफत मूवमेंट सारी हो गई थी. क्या हुआ खिलाफत मूवमेंट का, उसकी एंडिंग किस तरह से हुई और उसका इम्पैक्ट क्या था. आई होप ये आपने कर लिया होगा. मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि आपने इम्पैक्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट बेसिकली आपने करना है. तो हाँ, भी आपने कर लिया होगा. तो आगे चलते हैं और आगे आ जाता है हमारे पास. बेसिकली हमारा सेक्शन वन वो करीब होना है ख़त्म होने के. तो सेवन कमीशन जो है वो बेसिकली वही था कि आपने दो तीन चीज़ इसमें याद रखना है. इसके मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ. ये वैसे एडेक्सल के हैं पर एडेक्सल की चीज़ वही चीज़ सेम है. सिर्फ इसमें क्या कहते हैं कैसा डिटेल्ड है. तो आपको देख लीजिएगा बिल्कुल ऐसे वही चीज़ है जो कि आपके ओ लेवल्स की है. मैं आपको ये भेज दूंगा. आप ये बहुत एक आप समझें कि बहुत छोटे से कंसाइज नोट्स हैं. कंप्लीट नहीं है, बहुत कंसाइज नोट्स हैं. अभी आपको बहुत काम आएंगे. इसमें कॉज लिखी हुई है सैमन कमीशन की. क्या और था कि ग्रोइंग डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो रहे थे. और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1999 जो था, जो कि बहुत हमने पहले पढ़ा था, तो वो इट वाज डीम्ड इनएडुकेट फॉर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. हुआ क्या था इसमें. सारे सारे यहाँ पे नोट्स लिखे हुए हैं कि मेन इवेंट क्या था, उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ. और आखिर में छोटा सा एक नोट दिया हुआ है कि साइमन कमीशन इट स्टैंड्स फॉर एस स्टैंड्स फॉर स्टडी, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. तो स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. बाकी डिटेल में हम यहाँ से पढ़ लेंगे. और अगर आपने जब पासवर्ड्स करने आपने कोई रिविजन करनी तो फिर यहाँ से कर लेंगे. दूसरी बात, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म हो चुका है. तो जो खिलाफत मूवमेंट पर था सारा ये और जो सारे फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ बंगाल से लेकर खिलाफत मूवमेंट तक, इसका आवाज़ थी कि इसका हम एक छोटा सा टेस्ट रख लें और फिर हम इसकी पासवर्ड स्टार्ट कर देंगे और साथ साथ हम यहाँ से ये भी आगे करते जाएंगे. इससे वो कैसी प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके इससे इंपॉर्टेंट कि हर पेपर के अंदर ये आता है. इनमें से कोई एक ना कोई क्वेश्चन पक्का आता है. ये वाला ना, ये सारे यहाँ से. तो इसे हम कर लेंगे. खैर ये आपसे कल डिस्कस कर लेंगे. कल वैसे ज्योग्राफी है. ज्योग्राफी के एंड के अंदर डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से आपने इसको करना है. तो कैसे थोड़ा सा या तो एमसीक्यूज होंगे या तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म होंगे. बट आई थिंक एमसीक्यू ज़्यादा बेहतर होंगे. और पासवर्ड के अंदर फिर वो सारे लॉन्ग और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे. तो एमसीक्यू आपको बताएंगे कि आपकी क्या लेवल है, जो वीकनेसेस होंगी उसको फिर पासवर्ड करके उसको दूर कर देंगे. फॉर नाउ यू हैव टू फोकस ऑन हियर दिस वन. फिर हमारे हाँ, बस सेक्शन हमारा खत्म होने वाला है. सेक्शन थ्री जब स्टार्ट होगा असल ये है. बाकी सेक्शन टू तो बहुत एक तरह से थोड़ा सा बोरिंग भी है पर आसान है बहुत. सेक्शन थ्री थोड़ा सा मुश्किल है. दिस इज द लास्ट सेक्शन. इसके बाद फिर आपकी छुट्टी. फिर यू विल बी फ्री. एनीवेज, तो हम पढ़े थे सेवन क्वेश्चन के बारे में. सेवन क्वेश्चन बेसिकली हुआ ही था कि 1927 के अंदर आपको ईयर आपको याद होना चाहिए. 1927 तक कम्युनिज्म बहुत इंडिया के अंदर ग्रो कर चुकी थी. कम्युनिज्म थी क्या. बेसिकली जो रशिया है ना, रशिया वहाँ पे एक बंदा उठा था और उसने एक नई सोच निकाली थी जिसका नाम उसने रखा था कम्युनिज्म. कम्युनिज्म कम्युनिज्म कहती क्या है और अभी भी दुनिया में है और उसका इफेक्ट क्या हुआ था. बेसिकली कम्युनिज्म जो है ये उसका फ्लैग था और कहती ये थी कि हम जो वो जो गवर्नमेंट है ना, वो बेसिकली एक तरह से सारे के सारे जो जो गवर्नमेंट होगी वो बेसिकली जो वर्कर्स होंगे उसकी होगी. और वो सारे के सारे कंट्री को कंट्रोल करेगी. कंट्रोल किस तरह से करेगी. कंट्रोल इस तरह से करेगी कि जितने भी चीज़ें हैं ना उसको वो बहुत मजबूती से अपने ग्रिप के अंदर रखेगी. तो इसमें कोई क्लासेस नहीं होंगे, इसमें कोई रिच पुअर नहीं होगा, सारे लोग इक्वल होंगे. और सारे लोग इक्वल होने का मतलब ये होगा कि आप कॉन्स्टेंट अपनी गवर्नमेंट की नज़रों के अंदर होंगे. आपको भी और आपके पड़ोसी को भी, जिसके छः बच्चे हैं उसको भी, और कबल किसी और को जिसके चार बच्चे हैं उसको भी सेम अमाउंट ऑफ चीज़ें मिलेंगी क्योंकि हर चीज़ इक्वल होगी. हर बच्चे के हिसाब से आपको हाफ ब्रेड मिलेगी. इस तरह की बहुत उन्होंने एक अजीब सा मैथमेटिकली कैलकुलेटेड एक उन्होंने बनाया था ज़िंदगी गुजारने का तरीका. और उन्होंने कहा था कि इसके थ्रू
जो लोग होंगे वो सारे इक्वल फील करेंगे, सारों को इक्वल चीज़ मिलेगी। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमने इक्वल फील करना नहीं है। आप मुझे खुद ही बताएं, आप अगर आपके फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, उसकी मदर को हार्ट अटैक हो जाए, तो वो क्या कोई एक मॉडरेट या कोई एमई या कोई डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, या वो टॉप क्लास के एक टॉप क्वालिटी वाले बहुत मशहूर डॉक्टर के पास लेकर जाएगा? डेफिनेटली उसके पास लेकर जाएगा जो कि सबसे टॉप पे है। और क्यों लेकर जाएगा? क्योंकि ही नोज के ही इज कंसिडर्ड द टॉप, क्योंकि ये वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके थ्रू अल्लाह ताला ने ज़्यादा चांसेस रखी हुई है कि मेरी माँ लाइक रिकवर कर जाएंगी। तो ये जो होती है ना, क्लासेस होती है कि टॉप पे कौन है, किसको ज़्यादा मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है, ये इसलिए सेट किया होता है, ये सिर्फ हमारे लिए होता है ताकि हम अंडरस्टैंड करें कि कौन अपनी फील्ड में अच्छा है और कौन अपनी फील्ड में आगे है, किसने कुर्बानी दी है। तो कम्युनिज्म कहता नहीं, इस तक टॉप नहीं होंगे, बस एक गवर्नमेंट होगी और लोग होंगे, खत्म कहानी। गवर्नमेंट जो होगी वो भी लोगों से बनी होगी, और वो सारी चीज़ें कंट्रोल करेगी। ब्रेड सारी उनके पास होगी। कोई सोचे कि आप तंदूर, वो रोटी लेने जाएं, तो आपसे कि नहीं, आपको रोटी हम उतनी देंगे कि जितना आपके घर में अफराद है। 5 लोग हैं, बस 5 रोटियां। मेहमान आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं, बस 6 और रोटियां, दैट्स ऑल, फिनिश। औरों को भी जितनी मिल रही है उतनी। इस तरह का बड़ा एक अजीब सा उन्होंने निज़ाम बनाया हुआ था। पर उस वक्त ये बहुत अच्छा समझा जाता था, और समझा इसलिए अच्छा जाता था क्योंकि लोगों के अंदर ये बड़ा कीड़ा पैदा हुआ था कि यार हम सारों को इक्वल होना चाहिए। अभी भी ये कीड़ा चल रहा है। तो इंडिया के अंदर भी वो आ गया था, रशिया से इंडिया के अंदर आ गया था। और रशिया से इंडिया के अंदर आके जो खिलाफत मूवमेंट वाली जो यूनिटी हुई थी ना हिंदू और मुस्लिम के अंदर, उसको वो थ्रेटन कर रहा था ब्रेक अपार्ट करने के लिए। और क्योंकि जो कम्युनिज्म था वो तो ब्रिटिश ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, हिंदू ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, मुसलमानों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। मगर जो लोकल आवाम थी, मुसलमानों की जो लोकल आवाम थी, जो हिंदू की लोकल आवाम थी, उनके दिमाग में बड़ा अच्छा बैठा यार, जो रिच होंगे उनको भी हमारे जितना मिलेगा, और जो हम होंगे हमें भी रिच जितना माल मिलेगा। तो उनके लिए बड़ा अच्छा सा बैठा ही है। तो इसलिए वो उससे काफ़ी वो थे, मुतासिर थे। तो इसलिए ब्रिटिश ने बहुत जल्दी एक एक्शन लिया। और एक्शन इस तरह से लिया कि उन्होंने कहा कि ये ना हो कि कहीं हम जो इंडियंस हैं उनके ऊपर से हमारा हाथ उठ जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 के अंदर वो 21 साल पहले जो उन्होंने किया था, उसमें ये था कि हम एक कमीशन को सेट करेंगे फॉर 10 ईयर्स, जो कि 1999 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको देखेगी कि उस पर क्या इफेक्ट आया, क्या उससे फ़ायदा हुआ नहीं। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर हम 10 साल बाद हम 29 के अंदर हम एक और एक रखेंगे, एक्ट रखेंगे। अगर हो गया फ़ायदा तो फिर हम उसी को लेकर चलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो सर यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से हुआ। तो 1927 में जब 10 साल अभी होने को हैं, 2 साल रहते हैं 10 साल होने को, 1929 के अंदर 10 साल हो जाएंगे। तो 2 साल पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया कि हम एक 7 आदमियों की कमेटी बनाते हैं, जो कि सर जॉन साइमन के अंदर होगी। और वो फिर पूरी देखें सिचुएशन को इंडिया के अंदर, कि क्या जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999 का था वो कैसा जा रहा है, क्या उसको लोग अच्छा समझ रहे हैं, क्या उसको बुरा समझ रहे हैं, एंड सो ऑन। बीच में एक ना एक गवर्नमेंट आई थी, ब्रिटिश कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। पहले थी लेबर गवर्नमेंट, जिससे हमारी नून पार्टी होती है, पीटीआई होगी, पीपीपी होगा, ऐसे करके। उस वक्त एक ब्रिटिश कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, जो कि जिसने डिफीट कर दिया लेबर गवर्नमेंट को। लेबर गवर्नमेंट जो थी वो काफ़ी एक तरह से चिल गोइंग थी। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी। तो उसने कहा कि नहीं, हम पहले ही इसको 10 साल नहीं, 10 साल वेट नहीं करेंगे, हम पहले ही करके देखेंगे कि क्या मसले आ रहे हैं इंडिया के अंदर, और उनको हम दबाएंगे इनको। जब कमेटी बनाएगी तो हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से वो एक इंसल्ट थी। वो सारी की सारी 7 लोगों की थी, जो कि सारे के सारे ब्रिटिश थे, उनमें से एक भी इंडियन नहीं था। और इंडियन ना होने की वजह से उसमें मसला ये आ रहा था कि जो ब्रिटिश, उनको तो पता ही नहीं था कि लोकल की क्या राय है। तो उसी सही तरह से वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो उसकी ये वजह थी। इसका आप यहाँ पे वजह लिख लें। इसका इफेक्ट क्या था वो भी आगे आगे लिख लें, कि इट वाज कंसिडर्ड एज एन इंसल्ट इन इंडिया। और फिर सारी पार्टीज दे बिकेम कन्विंस। इसका इफेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे आप ये भी लिखना है कि जितनी पार्टीज थी, ऑल पार्टीज, यहाँ से लेकर ऑल पार्टीज बिकेम कन्विंस दैट दे मस्ट सेटल देयर डिफरेंसेस एंड वर्क टुगेदर इन ऑपोजिशन टू द साइमन कमीशन। अब सारे फिर से मिल गए हैं साइमन कमीशन को अपोज करने के लिए। साइमन कमीशन के साथ उन्होंने अपोज किस तरह से किया? मद्रास से एक जगह है, वहाँ पे उनका सेशन हो रहा था साइमन कमीशन का। और सॉरी, साइमन कमीशन का नहीं, कांग्रेस ने वहाँ पे एक सेशन किया। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम साइमन कमीशन को बायकॉट करेंगे और कहीं उसको आने नहीं देंगे।
क्योंकि वो पूरी इंडिया में घूम रही थी, इंडिया में घूम के पूरे इंडिया का हालात उसने देखा था कि किस तरह का सीन चल रहा है। तो 1927 दिसंबर की बात है, और उसने फिर कांग्रेस ने मैस डेमोन्स्ट्रेशन, उनकी प्रोटेस्ट जिसको कहती है या आपके राइट्स कह देते हैं, उसको उन्होंने उसने ऐलान कर दिया। और उसने कहा कि बेसिकली हो गया क्या कि हमने इनको इंडिया के अंदर आराम से नहीं बैठने देना, जहाँ भी लोग जाएं हमने वहाँ बेसिकली वहाँ पे राइट्स करनी है, और बताना है कि ये लोग अपने जो डिमांड्स हैं ना, फेयर डिमांड्स को लेकर वापस से ना कोई सेंसिबल कोई फेयर डिमांड हमारे सामने रखें। जो जहाँ भी कमीशन जाती तो वहाँ पे इट वुड फेस रेगुलर प्रोटेस्ट, जहाँ वो मुंह उठा के जाती तो वहाँ पे उन लोगों को शोषा मिलता। तो मई 1928 में उनकी दिसंबर में आई थी, और मई के अंदर 3-4 महीने हो गए, मई के अंदर सारी जितनी भी पार्टीज ना, कांग्रेस होगी, द मुस्लिम लीग होगी, द लिबरल्स जो कि ब्रिटिश की वो थी, द हिंदू महासभा, ये बहुत एक एक्सट्रीम हिंदू है, द सेंट्रल सिख लीग, ये सिखों की दूसरा, ये सारे इकट्ठे मिले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि आपने इसको नाम याद रखना है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑफ 1928, मई 1928 के अंदर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और कहा कि ये बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि जो कि हम चाहते हैं कि हमें इस तरह से रूल किया जाए, क्योंकि सारे पार्टी इकट्ठे बैठी, सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, मुसलमान भी बैठे हुए हैं, हिंदू भी बैठे हैं, सिख भी बैठे हुए हैं, वो ब्रिटिश भी के में बैठे हुए हैं, जो वो वाले ब्रिटिश जो कि पुरानी गवर्नमेंट में से थे, और सारों ने इकट्ठे बैठ के बड़ी कमाल की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना, जो नेहरू था, उनके हर बंदे ने अपनी रिपोर्ट दी, मुसलमानों ने अपनी रिपोर्ट दी, सारों ने अपनी रिपोर्ट दी। तो बेसिकली जो मोतीलाल नेहरू था, पंडित मोतीलाल नेहरू, वो उस पूरी कमेटी को, वो उस पूरी कॉन्फ्रेंस को चेयर कर रहा था। तो सारों ने अपनी अपनी राय दी, तो उसने आखिर में सारों की राय किसकी लेनी है किसकी नहीं लेनी, सारों की राय करके एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक फॉर्म बनाई, जिसको उसने द नेहरू रिपोर्ट कहा। और नेहरू रिपोर्ट जो था, उसमें ज़्यादातर लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था, जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर। मसला ये था कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर था क्या, अभी ये देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि इमीडिएट डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए इंडिया के लिए। दिस मैन, ये आपको पता होना चाहिए, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, नेहरू रिपोर्ट लिख लें ऊपर हेडिंग, नीचे ये लिख लें, दिस मैन, यहाँ पे उन्होंने सिंह से लिखा हुआ है, इधर है। कॉजेज क्या थी कि साइमन कमीशन, लैक ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन, और नीड फॉर यूनिफाइड इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश रिफॉर्म्स। मेन इवेंट क्या थे, नेहरू की रिपोर्ट थी जिसके अंदर ही प्रपोज्ड, हाँ, proposed by the Indian National Congress, suggested dominion status for India but rejected separate electorates for Muslims। मसला यहाँ से स्टार्ट हुआ था इससे, कि नेहरू ने कहा सही है, हमें एक डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए, इसका मतलब कि इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, तो वो एक मेंबर रहेगा कॉमनवेल्थ के अंदर। कॉमनवेल्थ कहते हैं जिस तक यूनाइटेड स्टेट्स है ना, यूनाइटेड स्टेट उनकी यूएसए की हर स्टेट एक वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उसके अपने रूल्स हैं। अगर आपको टेक्सास के अंदर आपको पकड़ा जा रहा है चोरी करने के लिए, कि अब तक कोलोराडो के अंदर आपको ना पकड़ा जाए, इस तरह से हुआ था। बेसिकली करते कैसे, चोर के एक जगह थी जहाँ के ऊपर ना एक स्पेसिफिक उन्होंने अमाउंट लगाई थी, लेकिन इससे ज़्यादा चोरी की तो फिर वो चोरी मान जाएगी, इससे कम चोरी की तो उसको चोरी नहीं मानेंगे। वहाँ पे दूसरी रियासतों से लोग आके चोरी करने शुरू हो गए, और बड़ा एक अजीब अजीब वहाँ सीन हुआ था। तो इस तरह के उन्होंने कहा कि सही है, हम हो जाएंगे, बस हम आपके एक कॉमनवेल्थ के अंदर रहेंगे, उनके हम बस हम आपके एक तरह से आपके झंडे के अंडर होंगे, और हम वैसे इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये हो गया। सेकंड उन्होंने कहा था कि इंडिया एक जैसे कि एक ना फेडरेशन होगी, फेडरेशन का मतलब जिस तरह से होती है डेमोक्रेसी होती है, इस तरह से उसको कहते हैं एक फेडरेशन होगी, जिसकी टू चैम्बर पार्लियामेंट होगी। अभी भी वही टू चैम्बर पार्लियामेंट है, आप समझ लें कि एक तरह से ये डेमोक्रेसी की बात करें, मगर उस वक्त डेमोक्रेसी इतनी कोई गालिब नहीं थी, उस वक्त एम्पायर चल रहे थे, सॉरी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि इंडिया एक फेडरेशन होगी जिसकी टू चैम्बर पार्लियामेंट होगी, अपर हाउस लोअर हाउस होगी। हमने उसके बारे में बात कर ली थी, अपर हाउस क्या होती है, वो क्या करती है, लोअर हाउस क्या करती है। अपर हाउस बेसिकली जो सारे डिसीजन होते हैं उनको सोचती है, उनको बनाती है, लोअर हाउस फिर जाकर उनको इम्प्लीमेंट करती है, फिर उसके सारे प्रोविंशियल काउंसिल होती है, सब कुछ आ जाता है। तीसरी बात, इसको ज़्यादा इस पर फोकस ना कीजिएगा, बस अब इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लें। तीसरी बात उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स किसी के लिए भी नहीं होंगे, बस सारों के लिए क्या होगा कि एक कुछ ना रिजर्व सीट्स होंगी। मसला यहाँ से फिर वही आ जाता है कि हिंदू इतने ज़्यादा हैं, 75% की अगर आप निकालें भी सही, तो फॉर एग्जाम्पल टोटल पार्लियामेंट के अंदर 30 लोग हैं, तो 30 में से 25 तो हो जाएंगे हिंदू, हो जाएंगे 5 जो जिसको आप कह रहे हैं रिजर्व सीट, जिसपे कि ये हर हाल में हर सूरत में जो सी भी गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाए, ये आपको हर हाल में मुसलमानों को मिलेंगे।
क्योंकि ये हमेशा आपके कब्जे के अंदर होगा। सही है, हमारे कब्जे के अंदर होगा, दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि हमें हमेशा एक जगह मिली, लाइक मिलती रहेगी पार्लियामेंट के अंदर। मगर फ़ायदा क्या हुआ 5 लोगों का? 5 लोग विदाउट, लाइक 5 लोग कंपेयर टू 25, क्या होगा फ़ायदा? लाइक अगर उसको वीएस करें तो हु विल विन? डेफिनेटली 25 लोग विन करेंगे, उन्हीं का वोट एक्सेप्ट किया जाएगा। वो क्यों? क्योंकि हिंदूज देयर इन मेजोरिटी। तो असल जहाँ क्लैश स्टार्ट हुआ वो भी यहाँ से स्टार्ट हुआ। आप तो लिख सकते हैं कि नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर एनी कम्युनिटी। फिफ्थ फोर्थ था कि कोई स्टेट रीजन नहीं होगा, और सारों के पास अपना इक्वल राइट्स होंगे भाई, जिसको जिसने जो सा दीन फॉलो करना है। सही है, एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि उस ज़माने में अच्छी बात थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिलीजन्स थे, तो आपस में क्लैश होने से बच सकते थे इस तरह। मगर यहाँ पे फिर उन्होंने कीड़ा किया, उन्होंने कहा कि हिंदी शुड बी मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ज़्यादातर हिंदू हैं, तो इसलिए हिंदी शुड बी मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। मसला ये है कि सही है, हिंदी बना तो देंगे, वो जो बाकी मुसलमान हैं, सिख हैं, और जो और कितने डिफरेंट रिलीजन्स हैं, उनको उनकी कौन सुनेगा? तो खैर उन्होंने सारे, ये कुछ बेसिक 5 पॉइंट थे कि जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट के अंदर डाले, और ये करके उन्होंने दे दिया उनको, अपना यूके वालों को, ब्रिटिश को दे दिया, और कहा कि आपके पास 1 साल है, 1 साल के अंदर आपने इसको एक्सेप्ट कर लें, या फिर हम स्टार्ट कर देंगे नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट। और नॉन कॉपरेशन इस तरह से होगा कि बिल्कुल हम एक तरह से बिल्कुल नॉन कॉपरेशन पास नहीं करेंगे, उनके हम एक तरह से बिल्कुल आपकी कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ आपकी बात नहीं मानेंगे, फुल बगावत मोड हो जाएगा हमारा। खैर नेहरू रिपोर्ट तो ऑल पार्टी कांग्रेस के अंदर डिफाइन की गई थी, मगर बहुत मुसलमान इसके खिलाफ थे। इसलिए ऊपर देखें तो ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कि इट वॉज ओवरवेलमिंगली अप्रूव्ड बाय ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। सारों ने अप्रूव नहीं किया, पर मेजोरिटी ने अप्रूव किया, क्योंकि मेजोरिटी जो थी वो सारे हिंदूज और बस सिख की थी, जो कि सारे मेजोरिटी के जो थे। मसला मुसलमानों का अर्थ है कि वो कम थे। तो एक तरह से नेहरू रिपोर्ट से नजर आ रहा था कि मुसलमानों को सही बुरी तरीके से किक आउट किया हुआ है। हिंदी भी नेशनल लैंग्वेज बनाई हुई है, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं है, और बहुत उनके एक तरह से समझ आ रहा था कि मुसलमानों को अब फिर से आगे आगे उनकी कुटाई शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मुसलमानों ने क्या किया कि उन्होंने फिर अपना बनाया। और जो लखनऊ पैक्ट के दौरान हुई थी ना, कि कांग्रेस और कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है वो इकट्ठे बैठ के क्या कहते हैं, इकट्ठे बैठ के ब्रिटिश के खिलाफ उठेगी। तो वो लग रहा था कि ये अपना वादे से तोड़ रहे हैं, और अभी ऐसा था सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ नहीं लड़े, बल्कि हमारे भी ऐसा खिलाफ हो रहे हैं ऐसा था फिर से। हालांकि खिलाफत मूवमेंट में उससे पहले ये सारे आपस में यूनाइटेड थे। तो जनवरी 21 1929 के अंदर, मई 1928 के अंदर ये हुआ था, एक साल तो नहीं कहूँगा, पर एक 8 8 9 महीने बाद, अगले साल 1929 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने उसको रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करके उन्होंने अपनी एक उन्होंने अपनी प्रेजेंट की जिना के 14 पॉइंट, क्योंकि मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह ने अपने प्रेजेंट किए पॉइंट्स, एक तरह से अपनी एक रिपोर्ट को वो प्रेजेंट की, जिसको कहते हैं जिनास 14 पॉइंट, जिसको कहते हैं। उसमें क्या था? उसमें हम सारे क्यों नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर इट। मैटर कि आपको ये सारे याद करने होते हैं बाय हार्ट, आई डोंट नो व्हाई, पर आप इसको पढ़ लीजिएगा, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर देम। पर जो मेजोरिटी जिसका खुलासा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ये था कि 1/3 ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ हाउस ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर शुड बी मुस्लिम। जो हमने बात की थी ना, अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा, उसमें से 1/3, अगर उसके 3 हिस्से करें, तो 1/3 ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये होगा मुसलमानों का होगा। ये मुसलमान ही इसको वोट करेंगे, मुसलमान ही करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, पार्लियामेंट के लिए आपको तीनों थर्ड आपको चाहिए होते हैं किसी एक बिल को पास करने के लिए। तो अगर अगर 1/3 भी मुसलमानों के पास है ना, तो बड़ा इसमें फ़ायदा है। एटलीस्ट ये वाली सिचुएशन तो नहीं है ना कि 25 और 5 का हो। एटलीस्ट एक पूरा एक सेक्शन तो उनके पास है ना। तो 1/3 जो होंगे ना, वो कह रहे हैं कि वो होंगे मुसलमानों के पास, उनको मुसलमान ही इलेक्ट करेंगे, मुसलमान ही डिसाइड करेंगे कौन हमारे यहाँ पे बनना जाएगा। बाकी आप एक हिंदू को दे दें और एक सिख को दे दें, जिसका भी करना है, या फिर आप दोनों हिंदू को दे दें, जो भी करना है, बाकी की हमें ख्याल है, एक हमारा होना चाहिए, एक सेक्शन हमारा होना चाहिए। पहला तो ये हो गया। सेकंड ये था कि इन पंजाब एंड बंगाल, पंजाब बहुत बड़ा सूबा था, बंगाल बहुत बहुत बड़ा सूबा था, ये दो बड़े सूबे थे। एडल्ट सफरेज क्या कहते हैं, अगर एस्टेब्लिश ना हुए, एडल्ट सफरेज कहते हैं कि एडल्ट को अगर सारों को वोट करने की इजाज़त ना हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ 5.5% लोगों को इजाज़त थी वोट करने की। सॉरी 5% को, जो कि 5.5 मिलियन लोग बनते हैं, सब अभी इनको इजाज़त थी। कहते हैं अगर पूरे पंजाब और बंगाल के अंदर लोगों को वोट करने की इजाज़त ना मिली, सफरेज करते वोट करने को, तो उस केस के अंदर फिर यह होगा
कि कुछ रिजर्वेशन होनी चाहिए मुसलमानों की सीट्स के लिए प्रोविंशियल इलेक्शन की बात करो। ये तो लाइक सेंट्रल वो गवर्नमेंट है ना। अब इसके नीचे डिफरेंट प्रोविंस आ गई, पंजाब आ गया, बंगाल आ गया, और असम आ गया, और और कौन है, यूपी का प्रोविंस आ गया, सिंध का आ गया, बलूचिस्तान का आ गया, कश्मीर का आ गया, केपी के वाला सारा आ गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो मुसलमान आ गए, मगर अब हर इलाके के अपने भी यहाँ पे भी मुसलमानों का एक हिस्सा तो होना चाहिए ना। तो वो कहते हैं अगर आप लोग अपने इलाके में वोट नहीं कर रहे, अगर कर भी रहे हैं तो बहुत कम तादाद में कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर, उस इवेंट की केस के अंदर तो इस तरह से होगा कि मुसलमानों के लिए आपने ऑलरेडी हर प्रोविंस के अंदर कुछ रिजर्व सीट रखनी है, और आप रिजर्व सीट इस तरह से आपने रखनी है कि उनकी पॉपुलेशन को देखते हुए रखने के अगले 10 साल तक उनकी पॉपुलेशन कितनी होगी। ये बहुत एक कीमती बात है। इस तरह से बात है कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपने रख दी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पंजाब के अंदर उस वक्त मुसलमान इतने से थे, फिर आपने उनको इतना से एक पार्ट दे दिया, बहुत कम पार्ट है। अगले 10 साल बाद पता चले कि मुसलमान इतने हो गए हैं, तो अब क्या सर ये वाले लोग इतने मुसलमानों को कंट्रोल कर पाएंगे, उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर पाएंगे ना। यू विल नीड मोर रिसोर्सेज, यू विल नीड मोर शेयर। तो फिर आपको एक मेजर पार्ट लेना पड़ेगा। तो इसी उन्होंने कहा था कि अगले 10 साल तक आप हमें मुसलमानों की पॉपुलेशन की बेस के ऊपर उनका परसेंटेज निकाल कर उतनी हमें सीट्स दें प्रोविंशियल, उसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर। तो ये हो गया। थर्ड ये था कि जो रेजिडरी पावर्स, रेजिडरी पावर्स जिसके बारे में हमने डिस्कस की थी। एक मिनट, टेकिंग क्वाइट टाइम, फॉर नाउ हम यहाँ से कर लेते हैं, और दे लगा रहे हैं। तो जिन्ना ने बेसिकली जो उसके 40 पॉइंट थे उनके, उसमें था कि हम इस तरह से किस तरह से मुसलमानों की राइट्स को प्रोटेक्ट करें, जिसमें उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में भी बताया था, और मोर रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर्स। लेजिस्लेचर बेसिकली वो होती हैं, वो काउंसिल्स होते हैं जिसके अंदर लॉज के बारे में डिस्कस की जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, लॉज पास की जाते हैं। इफेक्ट क्या हुआ, उसका इफेक्ट ये हुआ कि नेगेटिव इफेक्ट ये था कि हिंदू और मुस्लिम के आपस में बीच में फिर से खोट पैदा होना शुरू हो गया, उनके आपस में डिवाइड फिर से पैदा होना शुरू हो गया। पॉजिटिव क्या उसका इफेक्ट था, वो ये था कि इट हाईलाइटेड द नीड फॉर मुस्लिम सेफगार्ड्स इन एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरह से मुसलमानों को अब तो पकड़ ठक्कर उनको यकीन हो गया कि यार ये जो हिंदू हैं इन्होंने हमारे साथ सही है, यूनिटी की थी, अपना हमारे साथ अलायंस की थी खिलाफत मूवमेंट के दौरान, और बड़े हमारे हामी हामी बन रहे थे। और अब जाके पता चला कि ये लोग चाहते ही अपने ही रीजंस थे, तो ये हमें सपोर्ट भी करें तो ये अपने मफाद के लिए करेंगे। सेम गोस फॉर गफार, गफार भी हमें सपोर्ट भी करेगा तो अपने अपने मफाद के लिए करेगा। अफगानिस्तान में जंग हो रही थी, रशिया आया हुआ था, अमेरिका पाकिस्तान को इतनी एड कर रहा था कि आप मुजाहिदीन को जंगी असलहा लेकर दें, बड़ी बात थी। और क्यों? क्योंकि अमेरिका को डर ये था कि अगर रशिया अफगानिस्तान के अंदर आ गया तो वो फिर अफगानिस्तान भी ले लेगा, पाकिस्तान भी ले लेगा, आगे सारा एरिया ले लेगा, और फिर वो और भी बड़ी सुपर पावर बन जाएगा, उसके बाद सारे सीज आ जाएंगे, और फिर वो अमेरिका को भी गर्क कर दे। तो अपने ही डर की वजह से अपने दुश्मनों की हेल्प कर रहा है अमेरिका। तो ये छोटी सी एक मिसाल है कि कुफार होते हैं, उनको अपनी गर्ज मतलूब होती है, और उनको अपनी दुनिया मतलूब होती है, उससे आगे के कोई उन्होंने कभी सोचा नहीं होता। बड़े मक्कार होंगे, वो हर चीज़ कर देंगे सिर्फ अपनी दुनिया के गर्ज को पूरा करने के लिए। The fourth point here was the Northwest Frontier Province NWFP के देखिए सातारा रीजन, और जो सिंध होगा उनको फुल प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए। उस वक्त तक इनको फुल प्रोविंशियल स्टेटस नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि बेसिकली एक तरह से आप समझें कि ये सबसे बॉर्डर वाले प्रोविंस थे, बिल्कुल अंडर डेवलप्ड थे, यहाँ पे बिल्कुल अपनी आबादी बहुत कम थी। ये तो वैसे भी अफगानिस्तान के इसमें जंगें वगैरह चल रही थी, ये था भी अफगानिस्तान के एक तरह से कुछ पार्ट ब्रिटिश ने कब्जे में लिया हुआ था। क्या थे इनका सेपरेट पूरा ना प्रोविंस बनाया। यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा थे, यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा थे, दूर दराज के इलाके थे, अभी यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा होता है। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है, तो उनको आप फुल प्रोविंशियल स्टेटस दें, और फिर जब मुसलमान डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा होंगे तो जो उनकी गवर्नमेंट होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होगी, उसमें ज़्यादा पार्ट जो होगा वो भी सारा का सारा वो मुसलमानों के पास होगा। अभी आप इनको प्रोविंस मान ही नहीं रहे, अभी किसी और प्रोविंस के लिए आपने सपोर्ट किया हुआ इनको, जो इनको कंट्रोल करे और उनके डिसीजन करे। यहाँ पर उन्होंने पूरा उसको बहुत डिटेल में लिखा है, आप उसको पढ़ लीजिएगा यहाँ से लेकर नीचे तक, आपको काफ़ी समझ आएगा। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, कांग्रेस ने जानी हम क्यों एक्सेप्ट करें जिन्ना की 14 पॉइंट। उस वक्त जिन्होंने कहा कि ये हम बेसिकली हम दोनों के रास्तों की जुदाई है, कि अब मुसलमान किसी और रास्ते की तरफ बढ़ चुके हैं, और हिंदू किसी और रास्ते की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसको उसने कहा था कि द पार्टिंग ऑफ द वेज, एंड इट वाज सर्टेनली एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द इवेंचुअल पार्टीशन ऑफ इंडिया।
जिन्ना ने कोई फिर से ट्राई नहीं किया कि हम फिर से कांग्रेस की बातें माने, उनकी उनका कोई मेहनत करे कि देखो हमारी बातें मानना, हम तुम्हारी कुछ मान लेंगे। उन्होंने कहा नहीं जानी। अब सीन ऑन है, अब हम अपनी तरफ जाएंगे, तुम लोग अपना राह इख्तियार करो। वो है ना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जिसका आप ने कहा था कुफार को कि मेरे लिए मेरा रब, तुम्हारे लिए तुम्हारा रब। जिना 14 पॉइंट के बारे में आप थोड़ी सी उन्होंने और डिटेल्स लिखी हुई हैं कि किस तरह से कब और कहाँ से प्रेजेंट किया। दिल्ली की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पे उन्होंने 14 पॉइंट्स प्रेजेंट किए। और उन्होंने कहा कि आप जो भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं इंडिया के लिए, तो सही है बनाएं, मगर ये 14 पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए। अगर इन 40, ये बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल्स थे, बेसिक डिमांड्स थी। अगर ये बेसिक डिमांड को आप पूरा नहीं कर सकते, आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, बेशक से ऐसे कोई एलियन आ जाए बनाने के लिए, हम उसको फिर भी नहीं मानेंगे। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो 1920 के जो सारे इवेंट चल रहे थे, तो मुसलमान एक तरह से फिर से यूनाइट हो गए। उनको पता चल गया कि अब हिंदू हमारे खिलाफ फिर से खड़े हो गए हैं, तो हमें फिर से एक बार यूनाइट होना चाहिए। और सारे मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह के अंडर एक तरह से उनकी क़यादत के अंदर फिर से यूनाइट हो गया। बाकी इससे ये हुआ था कि बाकी हाँ, एक मिनट, यहाँ लिखा हुआ है। वो ये था कि लाहौर के अंदर ना 1929 दिसंबर के अंदर कांग्रेस ने फिर से अपनी वो एक इवेंट किया, जिसमें फिर नवंबर दिसंबर 1928 के अंदर उन्होंने कहा था कि हम आपको एक साल देंगे, एक साल के अंदर अगर आपने हमारी बातें नहीं मानी तो फिर हम आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो एक साल बाद कांग्रेस लाहौर के अंदर मीट हुई, और वहाँ पे जवाहरलाल जो नेहरू था, जो कि कांग्रेस के हेड था, उसने अपने आप को एज ए प्रेसिडेंट कहा, और कहा कि अब हम डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते, अब हम चाहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों ने हमारी बातें नहीं मानी, हम लोगों ने पहले हल्की डिमांड्स दी थी, अब हम सही बुरी तरीके से आएंगे, और नाउ वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और फिर अगले साल की शुरू होने की मिडनाइट पर, उनके अगले साल भी शुरू होने वाला था मिडनाइट ऑफ 31 दिसंबर, या कोई डेट्स ना याद होनी चाहिए वाली जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थी। दिसंबर 31 1929 के अंदर नेहरू ने एक प्रोसेशन की एक बड़ी जमात को लेकर चले रिवर रावी के बैंक से ऊपर। रिवर रावी भी वो पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर के करीब। वहाँ पे उन्होंने इंडियन फ्लैग को रेज किया, इंडिया का उस उन्होंने कोई बनाया होगा इंडियन फ्लैग, आई डोंट नो किस तरह का था। और उन्होंने बगावत शुरू कर दी विद द क्राइज ऑफ लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। 3 वीक्स बाद गांधी ने इंडियन इंडिपेंडेंस करार कर दी। हालांकि अभी इंडिया में पूरा का पूरा ब्रिटिश का निज़ाम है, पर गांधी का नहीं, हम लोग अब आज़ाद हो चुके हैं। जब हम आज़ाद हो चुके तो लोग ऑटोमेटिकली ब्रिटिश को निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि वो लोग समझेंगे कि हम आज़ाद हैं। ये इसकी कुछ स्पीच का हिस्सा कुछ हिस्सा ही आप पढ़ लीजिएगा, इससे से आपको उसकी समझ आ जाएगी कि वो उसका मकसद क्या था। जब आज़ादी होगी, एक तरह से उनकी दिमाग में आज़ादी हो गई थी, हालांकि कोई इतनी खास आज़ादी हुई नहीं थी। तो कांग्रेस ने फिर अपनी नॉन कॉपरेशन कैंपेन स्टार्ट की। फौरन आते ही अपना जो गांधी था, जब वो शॉर्ट मार्च पे निकला, तो उस वक्त उसको पकड़ा गया, और पकड़ के उसको ले गए। मगर जो बाकी हिंदूज थे, वो कंटिन्यू करते गए आगे। बेसिकली ये था कि एक शहर था यहाँ पे, तो यहाँ नाम लिखा होगा, हाँ, अहमदाबाद से लेकर दांडी की विलेज है, ऐसे तो कोई कुछ है, कोई 200 किलोमीटर के ऊपर बनती है कोई। वहाँ बेसिकली ये सी के वो ना करीब है। तो वहाँ जाके हम वहाँ पे अपनी सॉल्ट फिर से प्रोड्यूस करेंगे। आपको याद होगा सॉल्ट, सॉल्ट मार्च का, वो तो आपको याद ही होगा। तो वही चीज़ थी कि बेसिकली हम अपने सॉल्ट फिर से प्रोड्यूस करेंगे, वो सॉल्ट जिसको ऊपर टैक्स लगाया हुआ था ब्रिटिश से, और फिर हमने मना किया हुआ था कि हम खुद सॉल्ट अपना प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और ये मिसाल थी कि अगर हम सॉल्ट वाली लॉ को तोड़ सकते हैं, जो कि बहुत छोटी सी लॉ है, तो फिर हम बाकी भी लॉज को तोड़ सकते हैं। और जो ब्रिटिश की जो शॉप्स थी, उनकी जो स्कूल्स थे, उनकी कॉलेजेस थी, उनको तोड़ फोड़ की गई, उनके ऊपर राइट्स की गई, उनको उनको बॉयकॉट किया गया। और ब्रिटिश ने क्या किया, इसके रिस्पॉन्स में उसने पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को आउटलॉ करार कर दिया। आउटलॉ का मतलब कि ये बिल्कुल बागी हैं, इनको मौका पर मिलते इनको पकड़ लिया जाए, आउटलॉस को कहते हैं। इनकी जो न्यूज़पेपर पे इनकी कोई रिपोर्ट आने नहीं देते थे, इनकी कोई न्यूज़ आने नहीं देते थे। और फिर गांधी को भी पकड़ा, नेहरू को भी पकड़ा, बहुत कांग्रेस लीडर्स को उन्होंने पकड़ लिया। जिन्ना ने कहा था, इसके रिस्पॉन्स में जिन्ना ने कहा कि यार नहीं, हमें नॉन कॉपरेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन्ना को फील हो रहा था कि जो हिंदूज हैं वो सिर्फ ब्रिटेन से आज़ादी नहीं मांग रहे, बल्कि वो डोमिनेंस ओवर मुस्लिम भी मांग रहे हैं। इसलिए मुसलमानों ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर कोई ज़्यादा पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया।
इसके फ़ौरन बाद फिर इलाहाबाद एड्रेस आया, इलाहाबाद एड्रेस की प्रेजेंट कॉजेज़ पढ़ लेते हैं नीचे। यहाँ लिखा हुआ है कि बेसिकली सॉल्ट मार्च क्या था, ब्रिटिश ने ना अपनी सॉल्ट प्रोडक्शन के ऊपर अपनी मोनोपोली रखी हुई थी। इंडियन से कहा था कि आप लोग सॉल्ट नहीं बनाएंगे, हम लोग सॉल्ट बनाएंगे और फिर उसको भेजेंगे यूके, वहाँ जिस तरह बाकी गुड्स के साथ कर रहे थे। यूके बेच कर वहाँ से रिफाइन करेंगे, रिफाइन करके फिर वापस यहाँ लाएंगे और यहाँ पे आपको बेचेंगे। अच्छा खासा बीच में सारे ट्रैवल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जितना भी कॉस्ट होगी उसकी अच्छा खासी बढ़ जाएगी, सही महंगा हो जाएगा। तो ये उन्होंने बहुत पहले एक रूल रखा था, उसको उन्होंने तोड़ा। और नॉन वायलेंस की बेसिकली कोई उन्होंने कोई लाइक कत्ल वारदात नहीं की, बस थोड़ा फिर बाद में ये वारंट हो गई थी जब उन्होंने शॉप्स वाले को मारधाड़ शुरू हो गई। तो इसके कुछ कॉजेज थे। कमिंग डाउन, इलाहाबाद एड्रेस क्या था, इलाहाबाद एड्रेस में ये हुआ था कि 1930 के अंदर, अभी हम बात करें 1930 के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उसके फ़ौरन बाद एक हमारे शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक मीटिंग चेयर की, शेख था उन्होंने एक मीटिंग होल्ड की मुस्लिम लीग की इलाहाबाद के अंदर। और वहाँ पे उनको बुलाया गया, उनसे कहा कि आप एक स्पीच दें। तो उन्होंने मुसलमानों से कहा कि तुम लोग अपना एक इंडिपेंडेंट होमलैंड अचीव करने की कोशिश कर लो। अब ये एक ऐसी बात है कि जो कभी मुसलमानों ने पहले सोची नहीं थी। ये सबसे पहले अपना अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले ये प्रेजेंट की थी। इससे पहले जिन्ना भी जो थे मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, वो भी यही कह रहे थे कि सही है, हम इकट्ठे रह सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकते हैं, मगर हमें बीच में हमें कुछ ज़्यादा लाइक हमें ज़्यादा लाइक रिप्रेजेंटेशन, लाइक हमें थोड़ी सी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें ज़्यादा इलेक्शन अपना सेपरेट वो इलेक्टोरेट्स चाहिए, हमें ज़्यादा राइट्स चाहिए, हमारे राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। तो उस वक्त तक मुसलमान ये मान रहे थे कि हम रह सकते हैं, बस ये कि हमें हमारी डिमांड्स को पूरा कर लें फिर हम रह सकते हैं। मगर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा नहीं, ये हो नहीं सकता कि वो लोग आपकी डिमांड्स पूरी करें। ये इस तरह से कि आप आग और पानी को इकट्ठे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो ही नहीं सकता इस तरह से। अकबर ने किया था ना, हमने पढ़ा था, हमने अपने इसमें पढ़ा था। अकबर ने जो औरंगज़ेब के फादर थे उन्होंने यही किया था, उन्होंने दीन इलाही ईजाद किया था अपना, जिसमें सालों के दिनों को उन्होंने इकट्ठे किया था। कहा था कोई भाई कोई कोई गॉड नहीं है, क्रिश्चियनिटी भी उसके अंदर थी, हिंदुज़म भी उसके अंदर थी, इस्लाम भी उसके अंदर था। बड़े एक अजीब से उसने बनाया हुआ था, पर वो नहीं नहीं चल पाया, क्योंकि हिंदू कहते हैं कि भाई हम तो गाय की पूजा करते हैं, मुसलमान कहते हैं यार हम तो उसके टिक्के बनाते हैं, अब हम क्या करें, अब हम टिक्कों की हम पूजा करें। तो एक तरह से बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था। खैर मोहम्मद, अच्छा मोहम्मद इकबाल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बेसिकली ये किया कि उन्होंने सबसे पहले जाके लोगों को दिमाग में ये चीज़ बिठाई कि भाई अब हमें एक वन नेशन बनना पड़ेगा, बिल्कुल एक सेपरेट इंडिपेंडेंट होमलैंड बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि मुसलमान जो है वो कभी इस तरह से किसी और के अंडर रह नहीं सकते, इस्लाम जो है वो हमेशा गालिब होकर आया है, तो वो गालिब होकर ही रहेगा। और वो कह रहे थे कि दे कुड बी नो पीस अनलेस they were recognized as a nation, and under a federal system the areas of Muslim majority given the same privileges as the areas of Hindu majority। मीन कि आपको समझ आ गई होगी कि जो हिंदू मेजोरिटी होगी उनकी एक सेपरेट उनको प्रिविलेजेस मिल रही होंगी, और जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज होंगे उनको सेपरेट होगी। तो एक तरह से सही है कि गवर्नमेंट के अंदर है, मगर ये टोटली दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट नेशन बन चुके हैं ऑलरेडी। इन दोनों के डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट की चीज़ें हो गई हैं। सो नो देयर इज नो नीड टू से कि ये एक ही कंट्री है, ये हो नहीं सकता इस तरह। उन्होंने कहा उस वक़्त के जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे, उन्होंने उसके नाम लिए पंजाब, ये आपको याद होना चाहिए, पंजाब, एनडब्ल्यूएफपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, सिंध भी इसमें आता है, सिंध, अमालगमेटेड इनटू अ सिंगल स्टेट। अमालगमेटेड कहते हैं आप किसी चीज़ को मिक्स कर दें, तो अमालगमेटेड इनटू अ सिंगल स्टेट आइदर विदिन द ब्रिटिश एम्पायर और आउटसाइड। क्योंकि ये एक स्टेट होनी चाहिए, इसका एक रूल होना चाहिए, ये ना हो कि पंजाब का डिफरेंट रूल है, एनडब्ल्यूएफपी का डिफरेंट है, बलूचिस्तान का डिफरेंट है। वैसे एक ऐसा एरिया होना चाहिए जो कि प्योरली मुसलमानों का हो। और उसको उसका उन्होंने नाम दिया, उसको इसकी जो स्टेट थी, इसका उन्होंने नाम दिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया मुस्लिम स्टेट। क्योंकि पंजाब एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान ये सारा बनता है बेसिकली नॉर्थ का कुछ हिस्सा बनता है और कुछ वेस्ट का हिस्सा बनता है पूरे इंडिया में से। यहाँ पे लेकिन बलूचिस्तान आ जाएगा, यहाँ पे एनडब्ल्यूएफपी आ जाएगा, और पंजाब, सॉरी पंजाब यहाँ पे आ जाएगा, तो जो यू का क्या होगा कुछ ये वाला पार्ट। तो ये नॉर्थ पे भी है, वेस्ट पे भी है, और कहते हैं नॉर्थ वेस्ट ट्वेंटी, सॉरी नॉर्थ वेस्ट इंडिया मुस्लिम स्टेट। उन्होंने कहा था कि दिस शुड बी द फाइनल डेस्टिनी ऑफ मुस्लिम्स। जब उस ज़माने में कश्मीर और बंगाल का उन्होंने नाम नहीं लिया था अल्लामा इकबाल ने, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि बीच में यहाँ पे आते हैं आपके गिलगित। गिलगित जो था वो इट वॉज मेजोरिटी सिख का था, तो उसके ऊपर कश्मीर आ जाओ,
जो कि फिर बाद में मुसलमानों का था। बंगाल वो इस साइड के ऊपर है। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि जहाँ पे क्लस्टर ऑफ मुसलमान है ना, उनको तो एक कर दें, फिर हम बाकियों को एक एक करेंगे। उन्होंने कोई बहुत ही अनफेयर डिमांड नहीं की कि बस यहाँ पे एक स्टेट हो, फिर ये एक तरह से इससे कनेक्ट हो और ये एक तरह से इससे कनेक्ट हो। उन्होंने कोई इस तरह की अनफेयर डिमांड नहीं की, उन्होंने बहुत फेयर किस्म की उन्होंने कहा वो जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है उनको एक क्या नाम, एक कर दो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इंपॉर्टेंट उसको हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे। इसकी चार रीजन है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम लीडर टू सजेस्ट पार्टीशन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, और ही देयरफॉर हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आता है ना कि बस ये किस तरह से उनको ये ख्याल आया था, कहते हैं कि ख्वाब के अंदर आप सब लोग ने बताया था उनको, पर आई डोंट नो उसकी एग्जैक्ट क्या वजह है। दूसरा जो था वो ये था कि हिज व्यूज एक्टेड एज एन इंस्पायरेशन टू मैनी मुस्लिम्स हु वर अनसर्टेन अबाउट हाउ टू डिफेंड देयर रिलीजन। क्योंकि अभी जो मुसलमान जिसके लिए लड़ रहे थे वो ये था कि हम ब्रिटिश के अंडर होंगे, हम हिंदूज के अंडर होंगे, बस हमारे कुछ राइट्स होंगे। तो हिंदूज के अंडर अंडर है कि इस्लाम किस तरह से गालिब आएगा। इस्लाम आया है गालिब होने के लिए, मगलूब होने के लिए तो आया ही नहीं है वो। इस्लाम इस्लाम कभी नीचे दब के नहीं बैठ सकता, वो हमेशा ऊपर आके छाता है। तो मुसलमानों को पता ही है कि सही है हम रह तो जाएंगे, पर किस तरह से हम चीज़ों को करेंगे, किस तरह से हम अपनी दावत बढ़ाएंगे, किस तरह से हम इस्लाम को एक्सपेंड करेंगे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम इस्लाम को डिफेंड किस तरह से हम करेंगे। तो ये उन्होंने बता दिया कि यार अपने स्टेट होगी, सब कुछ अलाउड होगा, पूरी एक मुस्लिम स्टेट होगी। तो एक तरह से उनको बहुत एक इंस्पायरेशन दी उन्होंने बहुत मुसलमानों को कि जो अनसर्टन थे कि वो अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को किस तरह से डिफेंड करें। एक बार ने उनको बिल्कुल एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव दे दिया और एक गोल दे दिया कि जिसकी तरफ वो बढ़े। तीसरा पॉइंट ही था वो अपना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने उनको, सिर्फ उनको नहीं बल्कि बाकी मुसलमान लीडरों को भी एक तरह से अकल दिखाई कि यार तुम लोग जिसके लिए कर रहे हो वो नहीं मिलने वाला तुम लोगों को। इससे अच्छा ये है कि तुम, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम एक सेपरेट इंडिपेंडेंट लें, तो उसकी तरफ तुम लोग बढ़ो। तो एक नया सीड, नया आइडिया बिठा दिया उनके माइंड के अंदर, उसको एक नया सीड बिठा दिया, जो कि फिर बाद में डिफरेंट लीडर्स के दिमागों के अंदर फिर वो बड़ा और वो दस्त बन गया और फिर उन्होंने उसकी तरफ मेहनत की। जैसे रहमत अली जो थे, उन्होंने पाकिस्तान का पूरा एक स्कीम बनाया था, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रखा था, झंडा बनाया था, वो दो तीन और चीज़ें की थी। इस तरह अपना मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फिर जब इकबाल को ये सुना, तो उन्होंने फिर अपने पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से स्टार्ट की थी। बहुत इसमें आगे हम पढ़ेंगे सारा। फिर इकबाल ने अपनी पोइट्री भी उस तरह से करनी शुरू होगी कि उन्होंने एक तरह से ना बताना शुरू कर दिया कि तुम लोगों को तो किडनैप कर लिया गया, तुम लोगों के तो कल्चर, तुम लोगों के ख्यालात, तुम लोगों का माइंड सेट सारा सारा गैरों ने किडनैप कर लिया। तुम लोग क्या बन गए हो कि तुम हिंदुओं से मांग रहे हो कि आप तुम्हें हमें एक, कुछ हमें कोई सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दें, कुछ हमें सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दें, तुम ये क्या वो फ़कीर बन गए हो। तो एक तरह से ना जिनकी पोइट्री थी अभी भी देख लें, तुलू इस्लाम है और नौजवान इस्लाम है, और कितनी उनकी पोइट्री है। शिकवा, जवाब शिकवा, कमाल कमाल की पोइट्री है। अगर उनके बंदा मीनिंग समझ जाए तो उनमें हैरान रह जाता है। तो उनको बड़ा मोटिवेट किया, भाई नाउ वी नीड टू वर्क हार्ड टू अचीव आवर गोल ऑफ सेपरेट इंडिपेंडेंस। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मुसलमान बड़ा एक्सट्रीम हो रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए। वहाँ पे जो हिंदूज हैं वो भी कह रहे हैं कभी हमें भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और हिंदूज की तरफ अरेस्ट हो रहे हैं। पर मुसलमानों ने कोई इस तरह की कोई अरेस्ट वगैरह कुछ नहीं किए, बस अभी इनके आपस में ये बातें सारी चल रही हैं। फिर स्टार्ट होगी हमारी आर टी सीज। आर टी सीज कहते हैं द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये तीन हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, लेट्स गो टू द रीजंस क्या थे, एक मिनट। हम्म साइमन जो साइमन की, इफ यू रिमेंबर, जो साइमन कमीशन ने एक अपनी साइमन रिपोर्ट निकाली थी कि 2 साल बाद जाके वो एक रिपोर्ट पेश करेगी पूरी इंडिया में घूम के। तो 2 साल हो गए थे, 1930 हो गया था, 1927 के आखिर के अंदर आया था, तो 2 साल हो गए थे। तो उन्होंने अपनी साइमन कमीशन ने अपनी एक साइमन रिपोर्ट लॉन्च की। साइमन रिपोर्ट जब उन्होंने लॉन्च की तो उसके अंदर क्या कहा था, उसके अंदर बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है, बताता हूँ। हाँ, है को 1930 के अंदर लॉन्च की, और कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए इंडिया के अंदर, कि इंडियंस को समझ नहीं आ रहा कि इंडिया किस तरह से रन किया जाएगा। तो ब्रिटिश को जो फोकस करना चाहिए वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के ऊपर फोकस करना चाहिए। और रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या थी, तो उसने कहा कि नहीं, डोमिनियन स्टेटस तो इनको नहीं नहीं देना चाहिए, ये बहुत चौड़े हो रहे हैं, बल्कि इनको एक ना फेडरलिज्म और फिर एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देनी चाहिए। अभी जो यूएसए की हालत है ना, वही समझ लें। फेडरलिज्म कहते हैं कि एक फेडरल स्टेट होती है, एक बड़ी, जैसे यूएसए की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो होती है बड़ी, उसके अंडर 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। कि हर स्टेट, जिसको आप हर प्रोविंस कह सकते हैं, उनकी अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, उनकी अपनी एक छोटी सी पुलिस फोर्स है, वो पुलिस फोर्स अपने रूल्स के ऊपर चलती है।
वो डिसाइड करे कि चोरी के ऊपर हमने किसी को कत्ल करना है, तो उनका अपना वो राइट है, वो कर सकते हैं। दूसरी स्टेट के कि नहीं, कोई बंदा चोरी करे तो हमने उसको गिफ्ट देना, तो ये भी उनका अपना रूल है, कोई इसको कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जो पूरी की पूरी स्टेट्स की डिफेंस आ गया, पूरे के पूरे स्टेट की टैक्सेशन आ गई, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो फिर फेडरल के स्टेट के पास होती है। तो फिर अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, यूएसए की जो गवर्नमेंट है, उसका नाम भी कांग्रेस ही है, वो फिर उसको हैंडल करती है। बाकी प्रोविंशियल एक तरह से इकोनॉमी होती है लोगों के पास। इससे तो वहाँ पे कितने बड़े छड़े चल रहे होते हैं। इफेक्ट किया हुआ था इसका कि इट फेल टू सेटिस्फाई इंडियन डिमांड। इंडिया ने कहा कि भाई ये क्या बात हुई, हम लाइक हम तो आपसे क्या बात कर रहे हैं, आपने कहने के नहीं, आपने हमारी पहली डिमांड को आपने किक आउट कर दिया कि हमें तो चाहिए थी, डोमिनियन स्टेटस चाहिए था। पॉजिटिव के क्या इफेक्ट थे कि इट प्रोवाइडेड अ बेसिस ऑफ फर्दर डिस्कशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। इतना तो हमें पता चल गया कि जो ब्रिटिश हैं, इनको वाकई में फील हो गया कि हमें एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। इतना तो लाइक एक तरह से लाइक रियलाइजेशन होगी ना, तो ये एक हल्का सा पॉजिटिव पॉइंट है। इसका हम उन्हें क्या याद कर लें। साइमन रिपोर्ट स्टैंड्स फ्रॉम एस और आर still rejected. S stands for Simon, R stands for report, और it was still rejected. So it led to the three round table conferences. पहले जो हुई थी, इसका डेट याद होनी चाहिए, नवंबर 1930 के अंदर। और ये हुई कहाँ पे थी, ये हुई थी लंदन, ये ना लंदन के अंदर हुई थी। और लंदन के अंदर सारों को बुलाया गया, नवंबर के अंदर सारे लोग वहाँ बैठे, मुस्लिम लीग के लोग बैठे, लिबरल्स बैठे। लिबरल्स का मतलब जो पुरानी गवर्नमेंट थी, जो कि एक हद तक उनका भी इन्फ्लुएंस था इंडिया के अंदर। और जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रेसिडेंट स्टेट्स के, हैदराबाद, भोलपुर, दक्कन, सारे जो प्रेसिडेंट स्टेट के जो प्रिंसेस थे, उनको भी बुलाया गया। और कांग्रेस को भी बुलाया गया, मगर कांग्रेस नहीं आई, उसने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक हमें गारंटी ना दी जाए कि जो बात को कॉन्फ्रेंस के अंदर वो की जाए, क्या कहते हैं, एक्शन एग्री की जाए, एक बात तय हो जाए, उसको अपने एग्री करना है। अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो फिर आप समझ लें कि भाई नहीं, अब सीन ऑफ हो जाएगा, हम लोग नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली गारंटी तो नहीं दे सकते थे ब्रिटिश, क्योंकि इतनी अभी हम पहली मरतबा आपस में मिल रहे हैं, पहली मरतबा आपस में कुछ डिस्कशन करेंगे, तो हमें पता नहीं कि क्या सीन होने वाला। तो नो सच गारंटी वाज गिवन। तो इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग, कांग्रेस ने क्या किया, अपना फिर से नॉन कॉपरेशन स्टार्ट कर दी। तो ये मतलब तीसरी मरतबा स्टार्ट कर रही है। अच्छा, तो इसलिए ये हुआ कि खैर कांग्रेस को साइड पे कर देते हैं। मसला एक ये आ रहा था कि कांग्रेस जो थी वो लार्जेस्ट पार्टी थी इंडिया की, क्योंकि हिंदू सबसे ज़्यादा थे, उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। तो अगर लार्जेस्ट पार्टी जो कि 75% ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको आप निकाल दें बिल्कुल, तो बाकी जो 15% है वो किस तरह से डिसाइड करेगी किसी मेजर लॉज, मेजर वो उसके ऊपर, एग्रीमेंट्स के ऊपर, क्योंकि वो तो पूरे कंट्री को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही ना। तो यहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने आपस में बात की, उन्होंने ये कहा कि प्रिंसेस ने कहा कि हम एक फ्यूचर की फेडरेशन को ज्वाइन कर लेंगे इंडिया के अंदर। बस हमें ये किया जाए, फेडरेशन का मतलब ये होगा कि हम सारे ना, जिस तरह मैंने बताया था ना, फेडरल गवर्नमेंट होगी, तो उसमें से एक फ्यूचर की फेडरेशन होगी, एक बड़ी गवर्नमेंट होगी इंडिया की। आगे फिर हर प्रोविंस की अपनी गवर्नमेंट होगी। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि सही है, हम लोग आपकी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइन कर लेंगे, बस ये हो कि हमारे एरिया, हमारा लैंड, हमारी जो पावर्स हैं वो बस आप हमें ना उनको रिकगनाइज रखें, उनको आप कुछ खास अपने उनको कहना नहीं है। प्रेसिडेंट को मसला भी क्या था, उनको तो कोई इशू नहीं था, उनके तो अपने स्टेट्स थे, अपने टैक्स पार्टी की चल रही थी, सारा उनका अपना सीन था, तो उनको कोई खास मसला नहीं था। ब्रिटिश ने कहा कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, जो कि यहाँ पे होगी ऊपर लेवल के ऊपर, शुड बी इंट्रोड्यूस एट प्रोविंशियल लेवल। मीन की जो ऊपर की होगी ना, वो बेसिकली शुड बी इंट्रोड्यूस एट प्रोविंशियल लेवल, का मतलब ये हुआ कि वो यहाँ से स्टार्ट होगी। देखो, वो इंट्रोड्यूस यहाँ से होगी कि हर प्रोविंस से इलेक्ट होगा बंदा, और यहाँ से फिर हर बंदा अपनी पसंद के बंदे को इलेक्ट करेगा, और वो फिर आखिर में फिर चूज करेंगे कि भाई कौन सा बंदा ऊपर जाके मेन बंदा कौन यहाँ पे यहाँ बनता है। तो ब्रिटिश ने ये एग्री कर लिया, क्योंकि बहुत बहुत अच्छी बात थी। और ये अच्छी बात इसलिए थी क्योंकि जो मुसलमान थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह थे, मौलाना मोहम्मद अली थे, और आगा खान थे, और सगे अपना अल्लामा इकबाल थे। उनके उनके जो थे ना लीडर्स, वो गैरतमंद लीडर्स थे। तो उनको पता था कि यार हम किसी को रिप्रेजेंट करेंगे तो गवर्नमेंट में हमारे अच्छे लीडर्स रहेंगे, ना कि कोई ढीले ढाले से। तो जब ये मीटिंग खत्म हुई, तो एक तरह से कॉन्फ्रेंस जब खत्म हुई, तो मुसलमानों को ये चीज़ लाइक फील हो रही थी कि यार हाँ, हमने कुछ ग्राउंड गेन कर लिया, हमने कुछ चीज़ें तो हासिल कर ली हैं। अब आई बारी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। पहली कब हुई थी, नवंबर के अंदर, अगली कब हुई,
उसके एक साल बाद सितंबर के अंदर जब इंडियन जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे गांधी, जब वो फर्स्ट आरटीसी से वापस आए तो उन्होंने गांधी को कहा कि यार तुमने क्या खोटी हरकतें कर रहे हो, देखो तो सही वहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से वो डिसाइड कर रहे हैं आपस में, तो तुम भी आ जाओ अपनी नॉन कॉपरेशन को बंद करो और आ जाओ। तो गांधी ने कहा सही है, उसने अपनी नॉन कॉपरेशन स्टॉप की फॉर द थर्ड टाइम। और नेक्स्ट सेट ऑफ टॉक जो कि अगले साल हुई थी सितंबर के अंदर, पिछली नवंबर के अंदर हुई थी, ये सितंबर के अंदर हुई, उसने आ गया। फिर उससे पहले उसने क्या किया कि 1931 के फरवरी के अंदर जो वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनका नाम याद होना चाहिए, उनसे उसने कुछ ना मीटिंग्स की। उस मीटिंग्स को कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। उसमें उसने ये कहा कि सही है मैं तो आ तो जाऊंगा, इसने कहा कि पर आपने करना ये है कि आपने मेरी कुछ डिमांड्स हैं उनको आपने ना मान, उनको आपने मानना है। और जो ब्रिटिश पॉलिटिशियंस थे उन्होंने बड़ा वायसरॉय जो था लॉर्ड इरविन उसको बड़ा कंडेम किया कि तुम ये क्या कर रहे हो, कि एक ऐसे बंदे ने जो कि 3 मरतबा उसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारे खिलाफ स्टार्ट की है, बगावतें की हैं, राइट्स की हैं, उनका अच्छा अच्छा खासा हमारा नुकसान किया, तो उसके साथ पीस एग्रीमेंट कर रहे हो। तो इरविन जो था लॉर्ड इरविन, उसने कहा कि नहीं, हमें हमें कांग्रेस के साथ कुछ बातें करनी चाहिए, कांग्रेस के साथ हमें कुछ ना कुछ एक पीस एग्रीमेंट होनी चाहिए ताकि हम समझें तो सही कि कांग्रेस के साथ हम कौन से किस बेसिस के ऊपर हम इक्वल आ सकते हैं, कि हम कौन सी उनकी डिमांड्स मान सकते हैं, कौन सी डिमांड नहीं मान सकते। तो मार्च 1931 के अंदर गांधी इवेंट एक्सपेक्ट हुआ आफ्टर दो सीरीज ऑफ मीटिंग्स, कुछ मीटिंग हुई, उसके बाद जो भी उसमें डिसाइड हुआ उसको फिर गांधी इवेंट पैक्ट के नाम से साइन किया गया। और उसमें क्या था, उसमें ये डिस्कस किया गया था, इरविन ने कहा था कि सही है यार, तुम बड़े अच्छे हो, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, तुम्हारे जो पॉलिटिकल जो तुम्हारे लीडर्स थे कि जिनको हमने पिछले सालों के अंदर हमने उनको कैद किया था, तो उनको आज़ाद कर देंगे। और जो दोनों की प्रॉपर्टी को हमने सीज किया था, जो उनके ऑफिस वगैरह घर और जो घर वालों को हमने सीज किया था, वो भी हम आज़ाद कर देंगे। और उसके बदले में तुमने ये करना होगा कि जो नॉन कॉपरेशन कैंपेन है ना, उसको बस ख़त्म कर दो, ये बड़ा हमें पंगा दे रही है, उसको तुम लोग ख़त्म कर दो। और हम अगले सेट ऑफ टॉक्स के अंदर उनके सेकंड आरटीसी के अंदर हम जो गांधी है वो ज्वाइन करेगा। और गांधी से उसने ये भी कहा कि सही है मैं ये सारी चीज़ें कर दूंगा, पर आपने ये एक और चीज़ ये करनी है कि आपकी जो डिमांड है ना फॉर फुल इंडिपेंडेंस, वो उसको ख़त्म कर दो। और जो भी आरटीसीज के अंदर जो लोग जिस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं ना कि एक फेडरल इंडिया हो, जिसको मैंने ये ऊपर मेंशन किया था, तो उसको सपोर्ट कर दो तुम, बस कंप्लीट इंडिपेंडेंस ना हो, एक फेडरल गवर्नमेंट होगी, हर प्रोविंस के अपने रूल होंगे, हाँ तुमने जो कुछ करना है करना, बस एक फेडरल गवर्नमेंट होगी, तो बस तुम इसको सब में सपोर्ट कर दो। गांधी ने कहा सही है यार, ये भी क्या मानेगा। और फिर सेकंड आरटीसी हुई, और मार्च में सारा कुछ हो गया, और सितंबर के अंदर 1931 के अंदर सेकंड आरटीसी हुई, वो भी लंदन के अंदर हुई। उसमें वो बहुत बुरी तरह से फेल हुई। वो क्यों फेल हुई थी, क्योंकि एक शैतान आ गया था। खैर वो इसलिए फेल हुई थी, जो लेबर पार्टी थी ना, मैंने आपको बताया था लेबर पार्टी जो थी, वो उसके नए इलेक्शन हुए थे, एंड इट हैड लॉस्ट पावर इन ब्रिटेन। इससे पहले कौन सी पार्टी थी, एक इससे पहले थी लिबरल्स की थी, फिर कंजर्वेटिव पार्टी है जिसको हम लेबर पार्टी कहते हैं, अब वो भी खत्म हो गई, और एक न्यू कोalition गवर्नमेंट आई। न्यू कोalition गवर्नमेंट होती है बेसिकली दो तीन पार्टीज को मिलाकर एक इकट्ठे की एक गवर्नमेंट बनती है। वो इससे भी ज़्यादा कंजूस थी, उसने कहा कि नहीं यार, ये जो इंडियंस है ना, ये तो इंसान ही नहीं है, इनको तो हमने सही ठोकना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको तो हमने बिल्कुल कोई इनको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देनी, इनको हमने इनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इनको और भी ज़्यादा सख्त तरीके से इनसे डील किया जाए। तो गांधी को जब ये पता चला उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा कि नहीं, हम लोग अपने ही बातें मनवाएंगे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मिनॉरिटीज गई बाहर के अंदर। उसने कहा कि मुस्लिम हो सिख हो जो भी हो गया, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं पूरी 75% ऑफ द इंटायर कंट्री को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अब तुम लोगों ने मेरी बातों की ज़्यादा अहमियत देनी है, बाकी मैं औरों के मसलों को एक्सेप्ट नहीं करता। बड़ा इसके क्या अपनी जोश चढ़ गया। तो कोई ख़ास अचीव नहीं हुआ इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, सिवाय इस बात के कि जो NWFP और जो सिंध है वो सेपरेट प्रोविंस हो, लाइक बन जाना चाहिए विद देयर ओन गवर्नर्स। और यही जो मुसलमानों की थी डिमांड थी ना कि NWFP और सिंध एक सेपरेट बन जाए, तो एक बड़ा एक फ़ायदा हुआ कि ये होगी। तो अभी तक 3 डिमांड पूरी हो गई हैं। पहले की डिमांड हुई थी फर्स्ट टेबल के अंदर, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, प्रिंसेस ने कहा था कि सही है, हम एक फेडरल इंडिया की स्टेट को प्रमोट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, बस आप लोगों ने हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ब्रिटिश ने कहा था कि सही है, हम एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाएंगे जो कि हर प्रोविंस के थ्रू एक इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन के थ्रू फिर एक फेडरल गवर्नमेंट बनेगी।
और तीसरा पॉइंट ये था कि NWF की जो सिंध है वो सेपरेट प्रोविंसेस बन गए। पर इसके आखिर में ब्रिटिश ने कहा कि देखो तुम लोग सही तरह से काम नहीं कर रहे, अगर अब तुम लोगों ने सही तरह से काम ना किया तो अब हम एक आखिरी रखेंगे, उसके अंदर अगर कोई खास चीज़ डिसाइड ना हुई तो फिर हम अपना सोल्यूशन इम्पोज कर देंगे और फोर्सफुली इम्पोज करेंगे। अभी हम तुम लोगों को 3 मौके दे रहे हैं, हम 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तुम लोगों ने आना तो आके बैठो, उसमें डिसाइड करो, आराम से बैठ करो, चाहे वो चाय पानी के ऊपर बैठ के बातें करो, मगर अगर तुम लोगों ने नहीं कुछ डिसाइड की तो फिर हम लोग अपना सोल्यूशन इम्पोज करेंगे। जब हम इम्पोज करेंगे तो हम सही सख्ती से तुम्हारे साथ डील करेंगे। फिर 1930 के अंदर ये हो गया, 1931 के अंदर अगले साल एक कम्युनल अवार्ड हो गया। कम्युनल अवार्ड ये था कि जो न्यू कोलिशन गवर्नमेंट थी ना, उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उसका दिल थोड़ा सा नरम हुआ। उसने कहा यार मैं बड़ा इंडियंस का दोस्त बनना चाहता हूँ। पता नहीं उसको क्या हुआ, शायद उसको इंडियन के गुलाब जामुन पसंद आ गए थे। उसने कहा कि यार मैं तो आपकी इश्यूज को बड़ा सॉल्व करना चाहता हूँ, तो ऐसा करते हैं कि हम एक छोटा सा ना एक अवार्ड रखते हैं। उसके अंदर क्या होगा कि हम बेसिकली लोगों को जो दो क्या कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई है ना, उसकी बेस के ऊपर हम आप लोगों को कुछ ना कुछ राइट्स, कुछ आप लोगों को कुछ रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं एज अ गिफ्ट, ताकि आप लोग हैप्पी हो जाएं। तो उसमें था क्या, ये आपको डेट याद होनी चाहिए, अगस्त 16 1932 के अंदर कम्युनल अवार्ड दिया गया। यहाँ पे उसको देखते हैं, कम्युनल अवार्ड, here you go। उसकी कॉज क्या थी कि फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस टू रिजॉल्व कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इश्यूज। मेन इवेंट क्या था कि ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर था, इसका आपको नाम याद होना चाहिए, रैमजे मैकडोनाल्ड। उसने कहा था यार हम आप सारों को ना, जितने भी लोग हैं सारों को हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे रहे हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, दलित हो, जो भी हैं, और हम सारों को दे रहे हैं। पहले तो सिर्फ मुसलमान कह रहे थे ना, कहते हैं सारों को बस हम निछावर कर रहे हैं। इफेक्ट क्या हुआ, नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम की और भी रिलेशन खराब हो गई, क्योंकि हिंदू तो ये नहीं चाह रहे थे, हिंदू तो कह रहे थे आप इसको बंद करें, आप किसी को ना दें, बल्कि आप हमारी बात सुनो, फिर एक फेयर इलेक्शन का मतलब कि 75% हम लोग ज़्यादा वोट करें और हम लोग हर बिल के अंदर हम लोग जीत जाएं, हर लॉ के अंदर हम लोग जीत जाएं। तो इट फर्दर पोलराइज कहते हैं जब दो चीज़ें आपस में हट जाती हैं, दूर हो जाती है एक दूसरे से। तो इट फर्दर पोलराइज मुस्लिम रिलेशंस। और पॉजिटिव से क्या पॉइंट था कि इट एक्नॉलेज द डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स एंड अदर मिनॉरिटीज। मुझे अब समझ आ गया कि यार मुसलमान के जो हैं वो बिल्कुल रहते हैं, मिनॉरिटी सारी रहते हैं, और हिंदूज अपनी यानी उसको छोड़ रहे हैं। मिनॉरिटीज़ को सेपरेट उनके हकूक है, उनके सेपरेट राइट्स हैं। हम उनको एक ही लॉ के साथ सारों को रूल नहीं कर सकते, एक ही डोरी के साथ सारों को रूल नहीं कर सकते, क्योंकि सारों के लिए हमें सेपरेट उनके रसी लाइक रसी चाहिए होगी सारों को लीड करने के लिए। इम्पैक्ट क्या था, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इट सीमेंटेड द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। बल्कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो पक्के हो गए, सारों को मिल गए, उस पर बहस खत्म होगी। जो 30-40 साल से जो बहस चल रही थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमें मिले, इंडियंस कहते हैं, जो हिंदू से वो कहते नहीं नहीं मिलना चाहिए, मुसलमान कहते नहीं भाई हमें तो मिलना चाहिए, तो वो ख़त्म हो गई और ये सीमेंटेड हो गई, ये परमानेंट हो गया फैसला। तो एक तरह से इसने काफ़ी हेल्प की एक नया कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने के लिए, क्या सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो होंगी। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ उसको आप याद कर सकते हैं इस निमोनिक से, कि कम्युनल अवार्ड की सी से इट स्टैंड्स फॉर क्रिएट्स, अवार्ड स्टैंड्स फॉर अपार्टनेस, तो इट क्रिएट्स अपार्टनेस। उसने दूरी पैदा कर दी मुसलमानों और इंडियंस के और हिंदू के बीच के अंदर। पर अवार्ड मुसलमानों से इतना खास पॉपुलर नहीं था कि किसी किस रीजन में था, किसी रीजन की फॉर एग्जाम्पल पंजाब के अंदर था, मगर सॉरी पंजाब नहीं बाकी रीजन के अंदर था, मगर पंजाब और बंगाल का मसला ये था कि उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो दिए गए, मगर उनको उस तरह से दिए नहीं गए कि जिस तरह से वो लोग सोच रहे थे। इसकी मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इन द पंजाब ऑल्दो द मुस्लिम constituted almost 56% of the total population of पंजाब। तो अब टोटल पॉपुलेशन है उसका हाफ से हल्का सा ज़्यादा मुसलमान है, ये हो गया आपका 76% मुसलमान है। बट दे वर ओनली गिवन 86 आउट ऑफ 175 सीट्स। तो 86 का मतलब क्या हुआ, लेट मी टेक आउट द कैलकुलेटर, 86 आउट ऑफ 175, तो 170 86 डिवाइडेड बाय 170, 86 डिवाइडेड बाय 175 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 49% इनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अगर आप 86 डिवाइड, आई डोंट नो आपको ये नजर आ रहा है या नहीं आ रहा,
पर 49.1% इसका आंसर बनना है। मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली 86 को डिवाइड किया 175 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज निकाली जो कि 49 बनती है। हालांकि मुसलमान तो 56% है, तो बकिया 7% किसको मिलेगा? ये तो बहुत अनफेयर है। बंगाल के अंदर भी इस तरह से होता है, ये क्यों किया था अब इसका इसका रीजन पता नहीं है। हाउएवर मुसलमानों ने कहा कि सही है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बल्कि अपने बंगाल और पंजाब के अंदर जो मसला किया ना, इसका कुछ करें। तो लीग ने इसको इस तरह से एक्सेप्ट किया, उसने कहा कि दो द डिसीजन फॉल्स फार शॉर्ट ऑफ द मुस्लिम डिमांड्स, तो ये बहुत आपने हमें कम वो रिप्रेजेंटेशन दी है, इतनी दी है हमें सिर्फ, हालांकि ये पूरी हमारी होनी चाहिए, पर हम इसको फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि हम अपने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि चलो सही यार कंट्री यूनाइट रहे, कंट्री के अंदर कोई फसाद ना मचे। मुसलमान ये कह रहे हैं, और कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने आते ही फुल मुंह पर कहा कि नहीं हम तो उसको फुल रिजेक्ट कर रहे हैं। और फिर उसने कहा कि वी वांट टू लॉन्च अगेन अनदर नॉन कोऑपरेशन कैंपेन अगेंस्ट इट। तो ये फोर्थ टाइम फिर से अपनी नॉन कोऑपरेशन जो ना कैंपेन उसको लॉन्च कर रहे हैं। ये स्टार्ट कब हुई थी? फिर जब बंगाल पार्टीशन हुआ था, याद है? तो उस वक्त से फिर ये नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट वाला स्टार्ट हुई थी। गांधी ने कहा कि तुम लोगों ने अनटच जो अनटचेबल्स होते हैं, बेसिकली हिंदुइज्म के अंदर ना कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ कास्ट और कुछ क्रीड्स होते हैं हिंदू लाइक हिंदुइज्म के अंदर। इसके यहाँ पे आज के मैं सर्च करता हूँ, जिसकी तरफ याद भी नहीं है। हिंदू क्या है, हिंदुइज्म कास्ट कहते हैं इसको। हाँ, ये उनकी कुछ कास्ट होती हैं, उनकी क्रीड्स होती हैं। बड़ा एक अजीब इनका लाइक रिलीजन है कि जो अपने बंदों को वो कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। ये होते हैं कुछ। पहले में होते हैं ब्राह्मीन्स होते हैं। ब्राह्मीण कहते हैं जो बड़े उनके स्कॉलर्स होते हैं, प्रीस्ट होते हैं। सही ये सारे बहुत रिच होते हैं लोग, सारों की इनकी बात मानना एक तरह से फर्ज होती है। और जो लोग स्कूल वाला के अंदर काफ़ी स्कूल में एजुकेशन के अंदर आगे होते हैं, उनको कहते हैं ब्राह्मीन्स। ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं क्या कहते हैं, किसात, आई डोंट नो, किसात रियाज। इसमें सारे जो जंगी वॉरियर्स हो गए, आर्मी होगी, और जो रूलर्स हो गए। देखिए रूलर्स प्रीस्ट से नीचे हैं। अगर किसी जगह के हुक्मरान है, जो प्रीस्ट होगा वो फिर भी आपका बड़ा होगा। फिर वैश्याज आते हैं, वैश्याज। उसमें फिर जितने भी आगे जो जॉब वाला लोग या फिर जो लोग अपने वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो आ जाते हैं। आर्टिजन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ट्रेड्समैन, फार्मर्स, जो भी इसमें हो गया, लकड़हार, लोहा जो जो लाइक लकड़हार होता है वो हो गया, लोहार हो गया, इस तरह से धोबी हो गया, सारे इसमें आ जाता है। फिर शुद्राज, ये बहुत बहुत लो लेवल होती है। कॉमनर्स का मतलब सर्वेंट्स जो होते हैं, जो कि फार्मर्स के अंडर काम कर रहे होते हैं, उनको उनको कहते हैं पेजेंट्स, कहते हैं। कॉमनर्स जो कि बिल्कुल आम लोग होते हैं कि बस कभी फलां काम कर लिया, कभी फलां काम कर लिया। फिर इन सब से हट कर देखें, इस पिरामिड के बिल्कुल आखिर में उन्होंने स्पेस डिवाइड की हुई, बिल्कुल उनको एक अलग रेक्टेंगल के अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है। और वो है दलित्स, अनटचेबल्स। बिल्कुल जो लैटिन क्लीनर्स, जो स्ट्रीट स्वीपर्स होते हैं, इनका बाकायदा नाम ही था अनटचेबल्स। जस्ट इमेजिन कि उनको टच करना भी अलाउड नहीं था, उनको देखना भी अलाउड नहीं था। आप खुद सोचें, आप इस तरह की जिंदगी गुजारें, क्योंकि आपसे बात को छोड़ें, आपसे आपको कोई देखना तो छोड़ें, आपसे कोई टच भी नहीं करना चाहे, एक तरह से सलाम होता है ना, वो भी नहीं करना चाहे। और ये बिल्कुल इतने अच्छा, इनका क्या था कि इनको बिल्कुल सबसे आखिर में इनको चीज़ें मिलती थी। इनके सबसे पहले सारी रिसोर्सेज वगैरह, खाना वगैरह सब सबसे पहले इनको मिलता था। फिर आगे जो बचत था इनको, फिर इनको फिर आखिर में इनको जो बच गए, जो स्क्रैप्स बच गए, तो मिलके ये बिल्कुल जानवरों वाली, कुत्तों वाली जिंदगी गुजार रहे थे ये। जिस तरह कुत्ते होते हैं, ग्रीन में फिर होते हैं, बस जो मिल गए खा लिया, जहाँ मिल गए लेट गए। और ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर ये था कि ब्राह्मण जो जो ब्राह्मण्स हैं, वो किसी साथ रियाज के साथ शादी नहीं नहीं कर सकते, ना उनके साथ कोई डीलिंग कर सकते, ना उनके साथ कोई बिजनेस डील डील कर सकते हैं। उनकी बिल्कुल अलग उन्होंने कास्ट कर दी। मुझे कितना अजीब है, कितना पुठा इनका रिलीजन है कि आपस में इतना इनको डिवाइड कर दिया इंसानों को। तो गांधी जिसको बड़े लोग बड़े शौक से कहते हैं कि बड़ा वो था, फेयर था, उसको यहाँ पे तब चढ़ गया कि तुमने अनटचेबल, उसको मिनॉरिटी किसका कहा? ये लोग तो इंसान ही नहीं है। लिटरली गांधी ने ये कहा था कि आपने अनटचेबल को मिनॉरिटी किस तरह से कहा? उनकी मिनॉरिटी मानने के लिए उसने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये तो मिनॉरिटी भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। और उसने कहा कि भाई अब मैं रोज़ा रखूंगा, और ऐसा रोज़ा रखूंगा कि अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अपने आप को मार दूंगा भूखा। बड़ा मशहूर है। इतना पतला हो गया था कि उसकी हड्डी नजर आ रही थी। अच्छा, इसने कहा कि इसने बेसिकली फिर अनटचेबल लीडरशिप साथ इसने
वो किया एक फर्स्ट टाइम इसने एक मीटिंग रखी जिसमें उसने परसुएट किया कि यार तुम लोग मिनॉरिटीज नहीं हो कि तुम मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी का पार्ट हो आए है। हालांकि रिजिक ने लिखा क्या है, इनकी रिजिक ने लिखा हुआ है कि अनटचेबल जो अनटचेबल्स हैं वो कभी भी मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी के पार्ट नहीं हो सकते। मसला गांधी को ये था कि सही है, अनटचेबल्स को हमने नहीं करना, मगर फिर जब उसने फास्ट रखा तो थोड़ी अकल आई इसके दिमाग में, उसने कहा यार ये मुझसे क्या हो गया, क्यों ना मैं उनको भी अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए यूज़ कर लूँ। किस तरह से कर लूँ, तो उसने इस तरह से किया कि अनटचेबल जो अनटचेबल्स थे उनको कहा कि तुम लोग मिनॉरिटीज नहीं हो कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ऊपर जाओ, तुम तो मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी में से हो। तो, तो जब जो मिनॉरिटीज हैं वो भी जब अपने आप को मेन स्ट्रीम में से माने, तो एक तरह से जो पहले 75% हिंदूज थे तो उनको 5% जो अनटचेबल्स हैं उनकी भी सपोर्ट मिल जाएगी, और ये टोटल 80% हो जाएंगे, तो एक तरह से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना। तो गांधी ने ये सारा चला के दिखाई, हालांकि गांधी इसके तो खिलाफ था, गांधी तो उनको टच भी नहीं करना चाहता था, पर वहां पे आगे बढ़ा उनके सामने बिगी बिली बन के बैठ गया। फिर हुई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक साल बाद नवंबर के अंदर, पहली हुई थी वो नवंबर 31 के, सॉरी सितंबर 1931 के अंदर, सॉरी नवंबर 1930 की जो पहली हुई थी, दूसरी सितंबर 1931 के अंदर, तीसरी जो हुई वो हुई नवंबर 1932 के अंदर। जो थर्ड थी वो उससे भी बुरी गई। लॉर्ड इरविन खत्म हो चुके थे, जो कि काफी एक अच्छे एक तरह से वाइसरॉय थे कि जो सारों की बातें सुन रहे थे। उसके बजाय लॉर्ड विलिंगटन आगे थे, जो कि लाइक वाज मच लेस प्रिपेयर्ड। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि लॉर्ड विलिंगटन किस तरह के थे, लॉर्ड इरविन किस तरह के थे। यहाँ पे मैंने बता दिया, एक एक लाइनर भी काफी होगा। उसने कहा कि नहीं, मैं तो इतनी कंसेशन नहीं करूंगा, इतना मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। और उसने कहा कि मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बजाय मैं वहाँ पे अरेस्ट करूंगा, और जहाँ जहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई है वहाँ पे मैं जितने भी हैं लीडर उन सारों को अरेस्ट कर दूंगा। तो गांधी को फिर से अरेस्ट कर लिया, नेहरू को फिर से अरेस्ट कर लिया, और 1932 के अंदर जनवरी के अंदर कांग्रेस ने फिर से अपनी स्टार्ट कर दी फॉर द फोर्थ टाइम या फिफ्थ टाइम, पता नहीं, मुझे खुद भूल गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने फिर से अपनी स्टार्ट कर लिया। अब क्या हुआ कि 1932 के अंदर इतनी आपस में हेट्रेड पैदा हो गया था कि किसी ने भी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यार अब हम उसमें कुछ अचीव कर सकते हैं। कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया थर्ड को, सिर्फ कांग्रेस सेकंड टॉप के अंदर आई थी, फर्स्ट के अंदर को भी उसको उसने बायकॉट किया, थर्ड को भी बायकॉट किया। जो मेजर प्रिंसेस थे उन्होंने भी बायकॉट कर दिया। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने अपने आप को वॉलंटरी एग्जाइल, क्योंकि उन्होंने ये वो पीरियड है जो मैंने आपको बताया था बहुत पहले कि मोहम्मद अली जिन्ना थक गए थे मुसलमानों की हालत से और से हालत से, और बिल्कुल जैसा मतलब टूट जाता है ना, ऐसे टूट के बिल्कुल चले गए थे, बाहर चले गए थे। उन्होंने इंडिया छोड़ के चले गए बाहर, लंदन चले गए थे, वहाँ पे उन्होंने एक दो साल रहे थे। और ही वॉज कि वो उनको एक तो गुस्सा भी था, और थक भी गए थे कि हम क्या करूँ उनके साथ, और इसलिए ही वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द कॉन्फ्रेंस। तो वो जो मुसलमान थे वो आए भी सही, पर वो आए किसके अंदर आए, वो आगा खान के अंदर आए, और सिर्फ 46 डेलीगेट्स थे, और कोई ख़ास उसमें कोई चीज़ नहीं उसमें एग्री नहीं हो पाई। अब इसी इसी दौर के अंदर, इफ यू रिमेंबर, हम रहमत अली के बारे में हमने पढ़ा था। मोहम्मद रहमत अली एक यंग इंडियन मुस्लिम थे जो कि इंग्लैंड के अंदर पढ़ रहे थे, बड़े अच्छे थे, बड़े काबिल और लायक थे। पढ़ते पढ़ते ना उनको उन्होंने जब देखा कि लंदन के अंदर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और तीनों कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई खास नहीं हुआ, तो उसने कहा कि नहीं यार, जो मुस्लिम जिस बात की डिमांड कर रहे हैं ना वो सही नहीं है। और फिर रहमत अली ने मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो आइडियोलॉजी थी उसको अपनाया, और कहा कि मुसलमानों को उसी के लिए मेहनत करनी चाहिए, असल चीज़ तो वो है। और उस वक्त की रहमत अली की जो थिंकिंग थी वो बहुत एडवांस थी बाकी मुस्लिम से। और वो क्यों थी, एक बात ये होती कि वो बाहर से देख रहे थे पूरी सिचुएशन को, तो उनको साफ नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया को पार्टीशन होना चाहिए, तो यहाँ पे इंडिया हो, यहाँ पे पाकिस्तान हो। और उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान का फर्स्ट उन्होंने नाम प्रपोज किया था वो रहमत अली ने किया था। और उन्होंने एक 4 पेज पैम्पलेट लिखी, आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली 1933 के अंदर उन्होंने एक 4 पेज की पैम्पलेट लिखी, एक बुकलेट लिखी 4 पेज की, जिसका फिर नाम दिया नाउ और नेवर। और उसके अंदर सबसे पहले पाकिस्तान का वर्ड यूज़ किया उन्होंने, कहा ये थोड़ा सा उसका उसका एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है उसमें से। Pakistan is both a Persian and an Urdu word. It is composed of letters taken from the names of all our homelands. That is Punjab. P stands for Punjab. Afghania. Afghania कहते थे बेसिकली उस अफगानिस्तान के रीजन को तो जो इंडिया के अंदर था, जिसको अब हम कहते हैं NWF। कश्मीर पाक हो गया, ये यहाँ पे आ गया। ईरान, ईरान का जो बलूचिस्तान का जो है रीजन,
उससे आगे का भी कुछ रीजन हमारा था, ईरान वाला रीजन, वो भी, हाँ, वो भी हमारा था। ईरान, एस स्टैंड फॉर सिंध, टी स्टैंड फॉर तुर्कारिस्तान। तुर्कारिस्तान बेसिकली वो ऊपर गिलगित से भी ऊपर का जो इलाका है ना, अफगानिस्तान के जो ऊपर वाला इलाका, जिसको अभी हम तुर्कमेनिस्तान कहते हैं, उसको उस वक्त कहते थे तुर्कारिस्तान। अफगानिस्तान का भी कुछ इलाका था, और बलूचिस्तान। वो कहते हैं इन सारों को मिला के एक पाकिस्तान होना चाहिए जो कि प्योर मुसलमानों का। जब उन्होंने ये प्रपोज किया ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको 1930 तक तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके खिलाफ से उन्होंने कहा था कि यार इंडिया को ब्रेकअप नहीं नहीं होना चाहिए, वरना हमारे लिए मुश्किल होगी कि हम किस तरह से अपना पूरी गवर्नमेंट सेटअप करेंगे। पर अब उनको समझ आ गई कि यार, क्योंकि वो भी थक गए थे, वो भी एग्जाइल करके अपने आप को लंदन चले गए। तो अब वहाँ पे आके जब रहमत अली ने अपना ये आइडिया पेश किया, तो उनको समझ आ गया कि यार बात ये ऐसे सही कर रहा है। तो फिर आता है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये बहुत लंबा काम है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 का वो था, ये बस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो होते हैं वो ये होते हैं कि हम इंडिया को किस तरह से गवर्न करेंगे। वो एक 1919 के अंदर हुआ था, फिर उसके बाद ये सारे मसाइल खड़े हुए थे, और अब ये सारी डिस्कशन करके आरटीसीज की कम्युनल अवार्ड किए, सारे आपस में मुलाकातें हुई, गांधी इवेंट पैक्ट हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लॉन्च किया कि यार सही है, हम मानते हैं कि हम फेल हो गए, एक और हम कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। और इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में आप अपने सही सीधे से पढ़ के आना। इंशाल्लाह ट्राई टू फाइंड अ नाइस वीडियो रिगार्डिंग इट, और फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की जो लास्ट पार्ट है, द रूल ऑफ कांग्रेस, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो कर लेंगे। So, तो आज हमने क्या कर लिया, आज हमने असाइनमेंट क्वेश्चन कर लिया है, रिपोर्ट कर लिया, जना 14 पॉइंट कर लिए, इलाहाबाद इकबाल एड्रेस कर लिया, आरटीसी हो गई, कम्युनल अवार्ड हो गया, ये हो गया, यहाँ तक होगी। आपने आगे क्या करना है, आपने ये करना है, आगे ये करना है, एंड इसको फिर हम बाद में क्लास में कर लेंगे। आपने बस ये दोनों करना है। सही हो गया। तो एनी क्वेश्चन तो मुझे बता दीजिए कि बाकी पास पेपर्स तो इंशाल्लाह ज्योग्राफी की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं कि टेस्ट किस तरह से रखा जाए, फिर कब रखा जाए, एंड देन इंशाल्लाह वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।